यूपी ट्रिपल एससी पीटी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऑफिशियल पेपर आएगा। प्लस जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, उसमें 100 क्वेश्चन डेली क्विज के करा रहे हैं बिल्कुल फ्री। इसके अलावा जो फ्री पिक्स मिल रही है वो तो सब अलग है ही। पीटी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये वाला चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ फ्री मटेरियल दिया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कोई स्पेस या कोई अंडरस्कोर या कोई डॉट नहीं है बीच में। ध्यान से देख लीजिए नाम इसका। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो उसी से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसी नाम से कई सारे टेलीग्राम पे फर्जी चैनल चल रहे हैं। प्लीज इसी को ज्वाइन करिएगा, तभी फायदा होगा। इसी में डेली 100 क्वेश्चन की क्विज होने लगी भैया, देख रहे होगे आप लोग। और थोड़ा सा अगर नीचे आके देखेंगे मीडिया सेक्शन में, देखो लगातार पिक्स शेयर कर रहे हैं। जितनी भी ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है सब कुछ यहाँ पे पिक्स के माध्यम से कर रहे हैं। वीडियो बिल्कुल फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। स्कोर अपना तुरंत बताइएगा, 100 में से कितने आपके सही हो रहे हैं एग्जैक्ट एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स आर फाउंड फ्रॉम सुरकोटेडा, और दूसरा है द फेमस ब्रोंज स्टैट्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील आर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। तो इसमें कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मतलब कि दोनों ही तो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एक ब्लैंक स्पेस है कि इसमें यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है। तो ये किस में की गई है? मुंडक उपनिषद है, ईशोपनिषद है, फिर महाभारत है, या फिर शतपथ ब्राह्मण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध जी के बारे में गलत है? तो मतलब 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा, तो देख लेते हैं। तो जो पहला है उसमें कहा जा रहा है कि वह शाक्य वंश के प्रमुख थे, इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। दूसरा है उन्होंने तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तीसरा है उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने करा था। और चौथा है उन्होंने सारनाथ, मतलब जो उनका पहला उपदेश था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यही गलत है, क्योंकि जो ये महापरिनिर्वाण था उनकी जो मृत्यु की घटना थी 483 BC के आसपास, उसको ये चीज़ बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि गिरनार और पलिताना मंदिर, जिनको जिनालय भी बोलते हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं? मतलब राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुजरात, मतलब ये दोनों जो हैं गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी सूत्रों के अनुसार बोध गया में, मतलब ये ब्लैंक स्पेस है, किसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त को एक मिशनरी भेजा था? मतलब ये कौन सा रूलर था जिसने ये मिशनरी भेजा था समुद्रगुप्त के पास? तो मेघवर्मन, वसुबंधु, पुष्यवर्मन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मेघवर्मन जो था उसने ये मिशनरी भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ समझौते का परिणाम था या थे? तो 2 स्टेटमेंट है। पहला है इसने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू मुस्लिम एकता की छाप छोड़ी, और दूसरा है इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस ने चुपचाप स्वीकार किया कि भारत में अलग अलग हितों वाले 2 अलग अलग समुदाय शामिल हैं, मतलब हिंदू और मुस्लिम। तो जो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दोनों ही तो सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। पहला है उन्होंने द हिंदू अखबार की स्थापना की, जहां उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना की। दूसरा है उन्होंने तमिल समाचार पत्र स्वदेश मित्रम की स्थापना की। तीसरा है उन्होंने मद्रास महाजन सभा की सह स्थापना, मतलब को फाउंडर थे। और चौथा है सभी कथन सही हैं। तो मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही हैं, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस, मतलब एक ब्लैंक स्पेस है कि किस कांग्रेस के सत्र में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वशासन या फिर स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया? तो 1905 का था, 6 का, 7 का, या 8 का? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, क्योंकि 1906 का सेशन था उसमें ये चीज़ कही गई थी, ये मतलब गोल स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, 1 मिनट जूम हो गया थोड़ा। हाँ, बड़े पैमाने पर राजनीतिक विद्रोह के कारण 1911 का में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया? तो पहला है एक अलग असम प्रांत बनाया गया। दूसरा है ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा है एक नए प्रांत जो भी थे वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लिंग्विस्टिक लाइन्स पे बने थे, रादर देन
रिलीजियस लाइन्स, तो इसमें कौन सा सही है? तो ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो जो साइमन कमीशन का गठन पहला कारण, दूसरा है डोमिनियन स्टेटस की मांग की विफलता, या फिर सामाजिक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी का विरोध। तो इसमें कौन सा रीज़न था? तो तीनों ही थे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे ये। तो आप कमेंट करके ये बताएं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या था, ये हमें बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में अपना जल बहाती है? मतलब ये पैसिफिक ओशन होगा, तो कौन सी नदी इसमें ऐसे आके अपना पानी डाल रही होगी? तो गिला नदी, कोलोराडो नदी और फ्रेजर नदी, तीन है, तो इसमें जो तीनों ही अपना जल गिराती हैं, तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्गो नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरा यह दुनिया की सबसे गहरी दर्ज की गई नदी भी है, मतलब कि डीपेस्ट रिवर है, या इंग्लिश में देख लीजिए। फिर तीसरा है यह अपने पथ के दौरान 2 बार मकर रेखा को काटती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 1 2 2 3, 1 2 3, या फिर सिर्फ 1 3? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को नहीं, इक्वेटर जो है उसको ऐसे 2 बार काटती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको कावेरी नदी के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है इसका नदी बेसिन जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में फैला हुआ है। दूसरा है, तो ऐसे नदी है तो लेफ्ट साइड मान लीजिए ये है, तो बाईं ओर से मिलने वाली इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें हरंगी है, हेमवती है, शिमशा है और अर्कावती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके जो दोनों हैं, मतलब सी सही हो जाएगा, दोनों ही तो सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अराल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अजरबैजान या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, या फिर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एलएलसी पड़ता है। मैप में आप इसको लोकेट करके देख लें। अगला नहीं, एक मिनट। तो 15th नंबर क्वेश्चन है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है यह तेलंगाना में एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है। दूसरा है परियोजना प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम स्थल पर, मतलब ये प्राणहिता या गोदावरी होगी तो जहाँ कॉन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे इसको बनाया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन योजना आयोग के बारे में गलत है? मतलब कि 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत होगा। तो पहला है इसे धन आवंटित करने की शक्ति थी, तो ये बिल्कुल थी। इसने राज्यों पर नीतियाँ लगाई, मतलब कि इट इम्पोज्ड पॉलिसीज ऑन स्टेट्स, तो इसमें ये भी सही है। और तीसरा है इट हैड नो प्रोविज़न फॉर पार्ट टाइम मेंबर्स, मतलब इसमें अंशकालिक सदस्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तो ये भी सही है। तो चौथा ही हो गया, इसने योजना बनाने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन किया, तो ऐसा नहीं था ये टॉप टू बॉटम था, बॉटम टू टॉप जो है वो नीति आयोग का है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17th नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी का गठन और 5 भारतीय आईआईटीज की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो चौथे में की गई, तीसरे में, दूसरे में या फिर पहले में? तो जो सही आंसर है वो डी, मतलब पहले में ही तो किया गया था इसको। तो ये 1951 से 56 के बीच में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आई थी। अगला स्टेट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि बुनियादी ढांचे के विकास और के सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब ट्रिपल पी मॉडल के पुनरीक्षण और पुनरुद्धार पर गठित समिति डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में इसने अपनी जो रिपोर्ट है वित्त मंत्रालय को कब सौंपी? तो 2012 में, 15 में, 16 में, सॉरी 17 में या फिर 20 में? तो जो सही आंसर है वो बी है, मतलब 2015 में जो एक कमेटी थी विजय केलकर जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में हरित क्रांति के दायरे में नहीं थी? तो गेहूं था, चावल था, बाजरा था या फिर दालें थी? तो इसमें दालें नहीं थी, बाकी तीनों थे। दाल, जूट, चाय, ये सब जो फसलें हैं इसको ग्रीन रेवोल्यूशन में उतना स्थान नहीं मिला था जितना इन सब चीज़ों को मिला था, तो डी हो गया। अगला देखते हैं। 20 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो श्वेत क्रांति जो है वो 3 चरणों में शुरू हुई, तो और दूसरा है वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, प्रोडक्शन में मतलब फर्स्ट है इंडिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही हैं। तो इसमें क्या है, वाइट रिवोल्यूशन जो था 3 फेजेज में था, तो जो पहला था 1970 से 1980 तक चला, दूसरा जो है 1981 से 85 तक चला और तीसरा 85 से 96 तक चला।
और जो सेकंड स्टेटमेंट है तो उसमें क्या है कि इंडिया जो करंट में 22% है ना, उसका जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में वो है, तो इसलिए दोनों सही हो जाएगा। अगला स्टेट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा कथन भारतीय संविधान की सीमाओं के रूप में जाना माना जाता है। तो पहला है राष्ट्रीय एकता पर केंद्रीकृत विचार, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है, तो ये भी ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की एक अभिन्न विशेषता बनाने के बजाय निदेशक सिद्धांतों में, मतलब डीपीएसपी के भाग में डाल दिया जाना, तो बिल्कुल सही। जैसे राइट टू वर्क है तो उसको क्या किया गया है, वो डीपीएसपी का पार्ट है ना कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे, मतलब ये लिमिटेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअली बात क्या है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 में ये माइनॉरिटी शब्द मेंशन तो है बट उसकी डेफिनेशन नहीं दी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो यही तो गलत है पहला। दूसरा, ये एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, तो ये सही है क्योंकि ये इसमें अमेंडमेंट्स बहुत सारे हो रखे हैं। तो दिस इज अ नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, दिस इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो ये गलत और सही वाला ध्यान से देखा करिए, बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इससे। तो पहला है दे आर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल, सही है बिल्कुल। दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिशिएबल, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं क्योंकि पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड, मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू मतलब डीपीएसपी इसको इन्फोर्स करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। और जो नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि जुडिशरी भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में कहा जा रहा है कि डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस प्रकार की नीतियाँ प्रदान की गई हैं, मतलब डीपीएसपी इसमें ये सब, ये तीनों में से क्या क्या दिया हुआ है। पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, तीसरा है प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत्स। तो तीनों ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ मात्रक है, ये उसकी कुछ राशियाँ हैं। बार जो है वायुमंडलीय दबाव, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, न्यूटन बल, पास्कल दबाव, मोल आवृत्ति। तो इसमें जो गलत है डी गलत है, क्योंकि जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक है, और जो आवृत्ति है तो ये हर्ट्ज होता है यहाँ पे इससे रिलेटेड, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, राशि मात्रक, तो चुंबकीय प्रवाह वेबर, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, पारगम्यता मतलब परमिएबिलिटी हेनरी पर मीटर, और रेडियोधर्मिता हर्ट्ज। तो रेडियोधर्मिता जो होती है उसका बैकरेल होता है, और जो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी का है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे 28 में कहा जा रहा है कि वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का क्रमिक क्षय क्षरण कहलाता है, और इसी क्रम में तांबे में जंग लगने से कौन सा रंग बनता है। तो आपने घर में आपने देखा होगा कि तांबे पे हरे कलर का रंग लग जाता है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 में है कुछ विषय दे रखे हैं और उनके जनक हैं, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है। एक गलत है, तीन सही हैं। तो पैलियोंटोलॉजी ये है लियोनार्डो डा विंची, फिर है म्यूटिज्म ह्यूगो डी ब्रीज, फिर रेडिएशन जेनेटिक्स एच.जे. मूलर, और आनुवंशिकी हिप्पोक्रेटिस। तो ये गलत है, आनुवंशिकी का आपको पता ही है, जो मेंडल जी थे वो थे, और हिप्पोक्रेटिस जो हैं वो मेडिसिन के फादर हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इज सिचुएटेड एट, मतलब कहाँ पे है। तो कसौली, दिल्ली, पुणे या फिर हैदराबाद। तो जो ये है एनसीडीसी, दिस इज इन दिल्ली। पहले ये जो था ये कसौली में था, अब ये दिल्ली में है। अगला देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से आ गए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब कि एक कोई नंबर मतलब 3 ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, एक नहीं होगा। तो इसका एक रूल होता है, जो नंबर दिया है उसको आपस में जोड़ लीजिए। तो जैसे हम पहला ले लेते हैं, तो 6 to 8, फिर 3 11, 3 14, 15 16 17 18 19। तो जो 19 है वो 3 से कहाँ डिवाइड हो पाएगा, है ना, नहीं होगा। तो यही है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही तीनों को करके देखेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये एक नंबर दिया है, उसको 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको मैनुअली कर लेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ऑप्शन डी 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है इसको आप करेंगे तो ये 31 से कट जाएगा 23 बार में। तो जो इसका
सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी के जो सारे हैं आपका ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 739 और 749 के ठीक बीच की संख्या के ठीक पहले आती है। मतलब 739 से 749 के बीच के नंबर आप लिख लीजिए, और बीच में जो टर्म आएगा वो 744 आएगा, तो 744 के जस्ट पहले 743, तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 900 और 981 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी हो जाएगी, तो ऐसी कोई नंबर नहीं होगा जो 9 से डिवाइड हो 3 से ना हो, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि वधू प्लस उर्मी किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो वधूर्मी है, वधूर्मी है, वधुर्मी है, या विधर्मी है, तो विधर्मी तो होगा नहीं, और तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, वधु प्लस ऊर्मी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 37 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो 3 सही होंगे, 1 अशुद्ध होगा। तो जो ये सब शास्त्र लिखा है ये शास्त्र होता है ना, ये जो सिटी वाला सा होता है वो होता है, तब जाके ये चीज़ बनती है, तो इसीलिए डी गलत है, बाकी के 3 सही हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे है रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद तथा संबंधित संधि क्या है। तो रीत्य प्लस अनुसार होगा, फिर रीत अनुसार होगा अपवाद संधि होगी, रीति अनुसार होगा यण संधि होगी, या फिर ऋतु ऋतु प्लस अनुसार व्यंजन संधि होगी। तो जो सही आंसर है रीति प्लस अनुसार और यण संधि, मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो भूर्ध्व इक्वल टू इसका जो संधि विच्छेद होगा भू प्लस ऊर्ध्व होगा, उत प्लस चरण का उत्चारण होगा, मतलब 3 तो गलत ही हैं, एक कोई सही होगा इसमें। दिक् प्लस दर्शन का दिग्दर्शन होगा, या पितृ प्लस अनुमति का पित्रानुमति होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, भूर्ध्व भू प्लस ऊर्ध्व दीर्घ संधि का है, ये तो सही है, बाकी 3 गलत हैं, तो देख लेते हैं। उत प्लस चारण अगर होता तो उच्चारण सही हो जाता, ये व्यंजन संधि है। दिक् दर्शन तो यहाँ हलंत होता है, तब दिग्दर्शन होता है, और व्यंजन संधि ये भी है। पितृ प्लस अनुमति, तो पित्रानुमति नहीं मतलब पित्रानुमति होता है, तो यह यण संधि का एग्जाम्पल है, तो इस हिसाब से देखा हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि धर्म प्लस अर्थ, देव प्लस आलय और कवि इंद्र, इनमें कौन सी संधि है। तो जो इसका सही आंसर है ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। तो ये क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट है यू कांट कंट्रोल ओवर दीज पीपल या नन ऑफ दीज, 4 पार्ट में है, तो कौन से में एरर है। तो जो ओवर है ओवर नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो दीज जो है वो डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे ओवर नहीं होगा। तो सेंटेंस हमारा सही क्या होगा, यू कांट कंट्रोल दीज पीपल, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस है ईच ऑफ अस नॉट पेइंग अटेंशन, तो इज आएगा, आर आएगा, बोथ ऑफ देम आएंगे, नन ऑफ दीज आएगा। तो जो ये होता है इस फॉर्मेशन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, तो इज आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक पैसेज है, इसको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। आप एक बार इसको पढ़िए। तो स्टेटमेंट है व्हाट डज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड फॉर द लो इनकम कंट्रीज, वाटर इरिगेशन बोथ ए एंड बी, या फिर वाटर इरिगेशन एंड टू लेसर एक्सटेंट ट्रांसपोर्ट। तो देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए फॉर लो इनकम कंट्रीज, ये पूरी लाइन जब पढ़ेंगे यहाँ पर यहाँ तक, तो इसमें निकल के यही आएगा कि वाटर इरिगेशन और टू लेसर एक्सटेंट ट्रांसपोर्ट भी है, ये तीनों चीज़ें लो इनकम कंट्रीज़ के में इंक्लूडेड हैं, तो ये हमारा जो आंसर होगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन है उसी सेम पैसेज का, तो इसको देखेंगे। तो इसमें क्या आएगा, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक्ट एज एन नहीं क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। फिर रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर है वो दोनों ही हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आप, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, not only contributes towards the development of backward regions and removal the regional imbalance but also act as instrument of social change। तो दोनों चीज़ें कवर हो गई, तो ऑप्शन जो है वो सी है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है वाइटल का आपको सिनोनिम बताना है। तो वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, तो इसेंशियल जो है वो हो जाएगा इसका आंसर बी। और भी जो उसके सिनोनिम होते हैं, इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, ऐसे हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर।
साकेत, एशिया, इंडिया, दिल्ली, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इसको चलिए अरेंज करें। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है पहले, है ना, अर्थ ऐसे है, तो फिर उसमें एशिया है, फिर इंडिया है, फिर दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो है वो साकेत है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, 5 नंबर, तो यहाँ देखिए ये 5 2 में है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर एशिया है, एशिया 2 नंबर पे है, ये आ गया। फिर ये भी नहीं देखना है, तो ऑप्शन जो है आपका सही डी वाला हो जाएगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर, एशिया, इंडिया, दिल्ली और साकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थानों पर आने वाले सभी शब्दों को हटा दिया जाए तो जो नई वर्णमाला बनेगी उसमें 10वें स्थान पर क्या होगा? तो क्या है, ए है, बी, सी, तो 1 2 3 ऐसे होता है। तो ऐसे ही जब लिखेंगे तो ये ऑड वालों को हटा देंगे, ए सी ऐसे करके, तो जो नई सीरीज बनेगी वो बी इवन की बनेगी, बी डी। तो ऐसे ऐसे जब हम 10वें स्थान पर जाएंगे तो जो लेटर डी है, मतलब टी, ऑप्शन डी वाला, ये सही होगा। वहाँ पे क्या आएगा, लेटर टी। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वाई ने जेड से कहा आप मेरे, देखिए ऐसे देख लीजिए, वाई है, जेड है, तो वाई ने जेड से कहा इनसे कि आप मेरे बेटे, तो वाई का बेटा है, मान लीजिए सन, और इनकी वाइफ है, वाइफ, तो आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, तो इनके ये ससुर मान लीजिए हैं। तो क्या हुआ इन दोनों का रिलेशन, पति पत्नी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी, जेड वाई का पति है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑड चूज़ करना है आपको, IFCI, नाबार्ड, एग्जाम, सेट बी, AIIB, IDBI। तो AIIB जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, और जो ये बाकी के हैं IFCI, एग्जाम, सेट बी, IDBI, नाबार्ड, ये इंडिया के डेवलपमेंट बैंक्स हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो इस तरीके के, तो AIIB जो है वो ऑड हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। चंडीगढ़ जाने के लिए हर 40 मिनट बाद बस छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने बताया एक यात्री को कि चंडीगढ़ की बस अभी 5 मिनट पहले छूटी है और अगली बस 10:40 पर जाएगी। तो आपको बताना है कि यात्री को सूचना जो है वो अधिकारी द्वारा कितने बजे दी गई। तो 10:40 पे अगली बस जाएगी, और सूचना उसको दी गई कब, जब दी गई तो उसने बताया कि 10:40 पे जाएगी। तो मान लीजिए 10:40 पे जो बस अगली जाएगी तो पिछली वाली 10 बजे गई होगी, और जब यात्री ने उससे पूछा था तो उसने बताया कि 5 मिनट पहले बस गई है, तो मतलब 10:05 हो रहे होंगे तब उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि 10 बजे बस गई है। तो जाहिर सी बात है, तो पूछा जा रहा है कि सूचना कितने बजे दी गई, तो 10:05 ही तो हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। तो 51 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द सरस आजीविका मेला 2021 एट नोएडा हाट? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद नवीद और शैमन अनवर बट पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो ये खिलाड़ी कहाँ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो यूएई, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये संबंधित हैं संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई, ऑप्शन ए से। ये सट्टेबाजी के केस में इनको बैन करा गया है शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। हाल ही में ससो न्यू एसो, नाम भी ऐसा है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अल्जीरिया, कॉन्गो गणराज्य, लीबिया, मॉरिटानिया। तो जो ये इन्होंने चुनाव जीता है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है यहाँ का इन्होंने चुनाव जीता है, ये नेक्स्ट वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजनीकांत, ऋषि कपूर। तो जो सही आंसर है वो आपको पता ही होगा, रजनीकांत जी को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो ये जो है पोषण ज्ञान है, स्वास्थ्य ज्ञान है, जो स्वास्थ्य जानकारी है या स्वास्थ्य और पोषण है, तो पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है पोषण ज्ञान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो अभी हाल ही में जिस राज्य में पंचायत के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, उसी को ये पुरस्कार मिला है कैटेगरी 1 में। यूपी के प्रश्नों को आप विशेष ध्यान दें, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, फिर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछे जाने की आशंका है। 57 में है, भारत में अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल को रोल आउट करने के लिए किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन किया है, मतलब साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है? फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन या गूगल? तो जो कंपनी है फेसबुक है। तो क्या किया इन्होंने, जो फेसबुक का ऐप है उस पर इन्होंने टूल लगाया है कि वैक्सीन जो कोरोना की हैं कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसकी इन्होंने कोलैबोरेशन की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़
वॉन द मिस यूनिवर्स 2021 क्राउन? तो जूलिया गामा, एंड्रिया मेजा, एडलिन कैस्टेलिनो और सुमन राव। तो जो सही आंसर है इसका, ये किसको मिला है? तो जो आपकी एंड्रिया मेजा हैं, इनको मिला है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बजट 2021-22 हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स? तो 60,000 करोड़ है, फिर 55 करोड़ है, 35 करोड़ है या फिर 38,500 करोड़ है? तो जो सही आंसर है 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पाइथन 5 मिसाइल के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसे इजराइल की कंपनी राफेल द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है यह हवा से हवा में मार मतलब एयर टू एयर मिसाइल है 5th जनरेशन की। तो कौन सा सही है इसमें? तो दोनों ही सही हैं। 5th जनरेशन की मिसाइल है और राफेल ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिक्किम इज नॉट सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ऐसा सिक्किम है ये, इधर क्या है? नेपाल, ये भूटान, ऊपर में चाइना, तो नीचे में क्या है कि ये बांग्लादेश नहीं है, वेस्ट बंगाल है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेडिटेरियन सी जो है ये अटलांटिक सी से जुड़ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? तो मान लीजिए पैसिफिक मेडिटेरियन सी है और ये अटलांटिक सी है। तो जैसे ऐसे जुड़ेगा तो ये इधर है, ये इधर है या ये इधर है, ऐसे क्या डायरेक्शन है? तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, वेस्ट में है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा पेयर गलत है, मतलब 3 सही होंगे, एक गलत है। तो कौन सा गलत है आइए ढूंढते हैं। प्रफुल्ल पटेल चंडीगढ़, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर, एडमिरल डी के जोशी अंडमान और निकोबार, अनिल बैजल एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो जो इसका गलत है, ये प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चंडीगढ़ के जो हैं वो वीपी सिंह बदनौर जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो 3 सही हैं इसमें भी। तो पंचायती, राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल, सिविल सेवा दिवस ये तो पता ही होना चाहिए आपको 21 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत का जो है 6 अप्रैल को मनाते हैं, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। तो जो गलत है ऑप्शन सी, ये 6 अप्रैल को नहीं 5 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं चलिए। 65 में कहा जा रहा है कि कौन सा पेयर गलत है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके हेडक्वार्टर है। तो ये पहला है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये कहाँ? नैरोबी में। फिर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये पेरिस। फिर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये ग्लैंड। और फिर है UNSCR है ये शायद, ये हाँ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिनेवा। तो इसमें जो गलत है IUCN जो है वो कहाँ है? वो भी ग्लैंड में है ना, ये पेरिस दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और अगला देखेंगे। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो श्रावस्ती, फरुखाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो जो करेक्ट आंसर लखीमपुर खीरी में है, ये शंकर जी का मंदिर है बेसिकली। तो इसलिए यूपी वाले क्वेश्चंस को विशेष ध्यान दें आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2022 में फीफा विश्व कप जो होगा उसका मतलब होस्ट कौन करेगा, मेज़बानी कौन करेगा? रूस, कतर, कनाडा या मैक्सिको? तो इसका जो सही आंसर है कतर करेगा इसको। और इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये जो 2022 का है इसमें 32 टीम्स खेलेंगी और सिर्फ लास्ट है ये 32 टीम्स के साथ। जो नेक्स्ट वाला होगा 2026 में, उसमें क्या है कि 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और ये होगा कहाँ? USA, मैक्सिको और कनाडा। तो ये तीनों को मिला के तीनों जगह वेन्यू है इस पर, वहाँ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। 3 सही है, 1 गलत है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? ये कानपुर में नहीं, लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है ये दिस इज़ नॉट इन कानपुर, दिस इज़ इन लखनऊ। तो इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। और राष्ट्रीय चीनी संस्थान जो है ये कानपुर में है, ये सही दिया हुआ है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ये करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे। 69 में कहा जा रहा है कि मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को जो क्राउन मिला है मिस यूनिवर्स 2020 का, वो कौन से नंबर का था? 60th, 65th, 69th या 71st? तो जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? 69th मिला इनको। ठीक है, 70th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित यौगिकों पर विचार करें। कंपाउंड्स जो हैं अमोनिया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? ऐसे ओजोन लेयर है तो इसमें इसको डिप्लीट करने के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? तो 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4 या 4, 4 या 3 कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हिंदी का एक पैसेज है, इसको पढ़ के
और नीचे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये जो गद्यांश है आप इसको पढ़ें, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 71st क्वेश्चन है, लेखक के भारत आने का कारण क्या था? तो उनके देश और उनकी जाति ने जो भारत की हानि की है वो उसकी भरपाई कर सकें। यहाँ उन्हें साहसिक कार्यों के अवसर मिल सकते थे, वह प्रधानाध्यापक बनना चाहते थे, या लेखक के भारत आने के अनेक कारण थे। तो ये पहला लाइन पढ़ेंगे आप तो यहीं देखिए, मेरे यहाँ आने का कारण पूछते हैं लोग और इसके अनेक कारण थे। तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी सेम स्टेटमेंट पे। 71 से 75 तक के क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैसेज पे बेस्ड हैं। तो लेखक के पिता क्या कार्य करते थे? महात्मा गांधी के अहिंसक आदर्शवाद के प्रतिपादक थे, ऑक्सफोर्ड में प्रधानाध्यापक थे, अफ्रीका के बीहड़ों के खोजी थे, या साहसिक कार्यों के प्रतिपादक थे। तो यहाँ देखें, मेरे पिता अफ्रीका के बीहड़ों के खोजी थे, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। अगला देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि आज भी मेरे तई यह स्पष्ट था कि यही वह देश था जो मेरे स्वभाव के अनुकूल था। इस वाक्य में प्रयुक्त तई शब्द का अर्थ क्या होगा? तो तई का मतलब क्या होता है? ये जो दिया रखा है, दोस्त, संबंध, प्रति या फिर लक्ष्य। तो तई का जो अर्थ होता है वो प्रति होता है। मतलब जैसे एग्जांपल लें तो मेरा तुम्हारे प्रति बहुत लगाव है, तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा तुम्हारे तई बहुत लगाव है। ठीक, तो ये अव्यय होता है एक शब्द जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब लेखक ऑक्सफोर्ड में प्रधानाध्यापक बनना चाहता था तो उसे किस बात का एहसास होने लगा था? तो ए है, भारत एक निर्धन देश है, सेवा और साहसिक कार्य करना उनका धर्म है, भारत वह देश था जो उनके स्वभाव के अनुकूल था, या कि शिक्षा मात्र शैक्षिक जीवन ही पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, ऑक्सफोर्ड में प्रधानाध्यापक बनना चाहता था, मुझे एहसास होने लगा कि मात्र शैक्षिक जीवन ही पर्याप्त नहीं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75, लेखक भारत कब आया? तो पहली पंक्ति से ही स्पष्ट है कि नवंबर 1927 में लेखक भारत आए। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा पैसेज एक है, इसमें क्या है 76 से लेके 80 तक के जो प्रश्न है उसको आपको इस पैसेज के बेस पे आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश के अनुसार एक लाठी पर पंख बांधकर एक छोटे बच्चे को आनंद के अनुवाद में चक्कर काटते हुए देखना कौन सा नृत्य है? तो नृत्य की बात पहली लाइन में हो रही, आप छोटे लड़कों को सुंदर ढंग से सैला नृत्य करते देखेंगे। उसके बाद ये लिखा है, यह एक लाठी पर पंख बांधकर, है ना ये पूरा स्टेटमेंट। तो सैला ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दशहरे पर साधुओं का वेश धारण करके कौन कटोरों में अनाज मांगते फिरते हैं? लड़के, लड़कियां, लड़के व लड़कियां दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, मैंने एक बार लड़कों के एक समूह को छोटी बड़ी पत्तियों से जुआरियों की तरह ताश खेलते पाया। दशहरे पर वे, तो ये वे कौन है? लड़कों के लिए प्रयुक्त हुआ है। साधुओं का वेश धारण करते हैं और कटोरों में अनाज मांगते फिरते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त के महीने में लड़के बैसाखियों पर चढ़कर अपना कद क्यों बढ़ा लेते हैं? नृत्य करने के लिए, नाचने व गाने के लिए, अनाज मांगने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर है ये देखिए, अगस्त में लड़के बैसाखियों पर चढ़कर अपना कद बढ़ा लेते हैं। यह गिरि माता के त्यौहार पर होता है। इसके पीछे यह सोच है कि फसल भी उनकी तरह ऊंची होगी, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा। इसका रीज़न ये है, जो तीनों दे रखे हैं वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 79 में पूछा जा रहा है, किसके द्वारा लड़कों के लिए रात का खाना तैयार किया जाता है? तो स्वयं लड़कों द्वारा, लड़कियों द्वारा, लड़के व लड़कियों दोनों द्वारा, या साधुओं द्वारा। तो ये देखें, जब काफ़ी अनाज हो जाता है तो वे जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं कौन? तो जो कटोरों में अनाज मांग रहे थे लड़के, तो लड़के वो जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं और लड़कियाँ जो हैं उनके लिए रात का खाना तैयार करती हैं। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने एक बार लड़कों के एक समूह को छोटी बड़ी पत्तियों से खेलते हुए कौन सा खेल पाया? तो देखा तो था आपने शुरू में कि वो ताश खेल रहे थे, ऑप्शन बी। बाकी तो तीनों एक नृत्य है, बाकी दो होंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से डीआई के क्वेश्चंस हैं। ये एक पाई चार्ट है और एक ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक आपको इसी के बेस पे सॉल्व करने हैं। तो ये वाला एक नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 9000, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। तो ये जो संख्या ये देखिए प्रतिशत में, इसमें 9000 में किस स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल, उसका परसेंटेज दे रखा है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये देखिए स्कूल ई में कितनी लड़कियां हैं, है ना, कैसे निकालेंगे? तो ई का प्रतिशत देख लीजिए, ये है 30%। तो देखिए यहाँ पे स्कूल ई में लड़कियों की संख्या निकालनी थी, तो 30% स्टूडेंट है, तो क्या करेंगे हम 9000 का 30% निकालेंगे तो 2700 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद स्कूल ई में ये देखिए 550 लड़के हैं, तो इसमें से 550 माइनस कर लीजिए आप, तो जो सही आंसर आ जाएगा आपका 2150 आएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इज़ व्हाट परसेंट लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड एफ। तो स्कूल डी में जो है
कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन में आप इसको देख लीजिए। तो डी में विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से डी में क्या है 15% लोग हैं तो 1350 हो गया। और फिर ए और एफ के जो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो ए में कितने हैं 10%, एफ में भी 10%। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1800 आ गया। फिर जब हम इसको रेशियो परसेंट में निकालेंगे तो 1800 में से 1350 डी वाला घटाएंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे परसेंटेज में तो 25% आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहा जा रहा है 83 में आपसे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी। तो सी की क्या है 20% है, तो 9000 का आप ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में ही देख लीजिए। 9000 का 20% 1800 और सी में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे 1800 में से 350 बच्चे हैं यहाँ पे सी में देखेंगे अब तो ये लड़के, तो घटाया 1450 आ गया। फिर क्या किया हम, जब इसका रेशियो निकालेंगे क्या होगा, स्कूल सी में लड़कियाँ अपॉन में स्कूल बी में लड़के, तो 1450 बटे 250, तो आंसर जो आएगा आपका ये 29:5। तो जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 84 में है कि हाउ मेनी बॉयज़ स्टडी इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। तो ये तो बहुत इजी है, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ए में है 150, बी में 250, ऐसे ऐसे करके सारा देख के जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आ जाएगा ऑप्शन बी 2350। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85। इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स स्टडी इन स्कूल बी। तो बी में लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 15% स्टूडेंट्स हैं तो 9000 का 15% कितना हो जाएगा 1350। ठीक, और बी में जो लड़के हैं कितने हैं 250, घटा लीजिए 1100 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। इसमें एक दूसरा पाई चार्ट है, इसमें 86 से 90 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ सेंटर शोइंग आर्ट। तो आर्ट का तो नंबर ही नहीं है, बाकियों की ये देखिए डिग्री में दे रखे हैं 50, 80, 150। तो क्या होता है, सर्कल 360 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। और 280 को 360 में से घटाएंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, ये देखिए बी आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 में कहा जा रहा है कि इफ़ 40 बॉयज़ चोज इंग्लिश देन हाउ मेनी बॉयज़ चोज हिंदी। तो 40 है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो एंगल है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री और 40 स्टूडेंट्स मतलब 2 डिग्री 1 स्टूडेंट। तो उसी हिसाब से ये इंग्लिश हिंदी चुनने वाले, तो हिंदी में 150 लोग हैं, इसका आधा कर लीजिए 75, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखिए 88। इसमें है 25 लड़कों ने इतिहास चुना तो कितने स्कूल में कुल कितने लड़के थे। तो ये जाहिर सी बात है 50 है, 50 में 25 बच्चे हैं, तो मतलब वही 2 डिग्री वाला चल रहा है रेशियो। तो टोटल कितना निकाला था हमने 360 होता है, तो 360 को डिवाइड कर लीजिए 2 से 180 आएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखिए। फिर है इफ़ 75 बॉयज़ चोज हिंदी देन हाउ मेनी बॉयज़ चोज इंग्लिश। फिर वही बात, इंग्लिश में कितने बच्चे, हिंदी मतलब ये हिंदी में 75 मतलब 150 था, 75 आधा ही है, तो इंग्लिश में 80 है, 40 हो जाएगा सीधे। ठीक, अगला देखिए 90 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ देयर आर 40 बॉयज़ हु ऑप्टेड फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट देन हाउ मेनी बॉयज़ इन टोटल ऑप्टेड फॉर हिस्ट्री इन इंग्लिश। तो आर्ट का हमने जो एंगल निकाला था 80 डिग्री निकाला था, तो उसमें 40 हैं, तो इसमें भी रेशियो 2 डिग्री वाला है। तो ये हिस्ट्री और इंग्लिश का देख लीजिए, हिस्ट्री में 50 है, इंग्लिश में 80 है, तो 130 हो गया। 130 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये देख लीजिए 65 हो गया है ना, हाँ वही तो है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 91 में क्या है, टेबल है एक, तो इसको टेबल को आप समझिए पहले ऐसे, यहाँ पे देखिए। ठीक, 91 से 95 ये ईयर दे रखा है, ये पॉपुलेशन है मिलियन में, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन है। ठीक, तो ये डिकेड्स मतलब ईयर दे रखे हैं और ये उसकी पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिव, और ये पावर प्रोडक्शन है। तो हैश लगा रखा है जो, तो 1 गीगावाट इक्वल्स टू 1000 मिलियन वाट। तो क्या होगा, तो जैसे 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलियन वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। तो किस दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई जनसंख्या में। तो ऐसे सब जो 4 दे रखे हैं इन्हीं चारों का सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 51 से 61 को सॉल्व करेंगे तो 9.67 आएगा, 61 से 671 करेंगे तो 8.82 आएगा, फिर 71 से 81 में 8.10 आएगा, और 91 से 2001 में 7.1014 आएगा। तो सबसे ज़्यादा ये पहले वाले में ही है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो 51 से 61 हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं
92 में कहा जा रहा है एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज। तो क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन है, देख लीजिए यहाँ पे 4 का हमने निकाला था, फिर 2 बचे हुए थे, 2 का और निकाल लीजिए। तो 41 से 51 में 3.33, 81 से 91 में 5%। तो सभी 6 को जोड़ दीजिए, ये 4, ये वाले 2, और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 7.01% आ गया। तो जो हमारा कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, तो ये है डिकेडल ग्रोथ रेट परसेंट पॉपुलेशन की। अगला क्वेश्चन देखिए 93, बेस्ड ऑन द एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट 7.01 जो भी निकाला था, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2011। तो 2001 तक दे रखा है, 2011 का निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 2001 में 45 है पॉपुलेशन, तो 45 इंटू 7.01 अपॉन में 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 48.15 मिलियन आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है बी है ना, ये सही हो गया। ठीक, अगला देखते हैं 94 में है कि इन द ईयर 1941 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन। तो 41 में पॉपुलेशन है 30 लाख और पावर ये जो अवेलेबिलिटी है 20 गीगावाट की यहाँ दे रखी है। तो क्या करिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे पॉपुलेशन और इसका, तो जो हमारा निकल के आएगा 666.67 वाट आ जाएगा। ये पर मतलब पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, हाँ सी ही तो है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सी हो जाएगा ये। ठीक, अगला देखेंगे 95 में देखेंगे बाई व्हाट परसेंट द पावर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड पर पर्सन फ्रॉम 1941 टू 2001। तो 41 में पावर कितना है 20, 2001 में है 110, तो 110 में से 20 को घटाएंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये तो 450% बढ़ जाएगा ये टोटल। तो जो यहाँ पे 41 से 2001 तक में 450, मतलब ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ये नई टेबल है कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि फॉर अ स्टेट कार्बन एमिशंस मिलियन मीट्रिक टन में दे रखा है फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। तो सेक्टर क्या है, पावर, इंडस्ट्री, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक। और तो इसी के बेस पे तालिका सॉल्व करनी है। ये ईयर दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाई व्हाट परसेंट द टोटल एमिशंस ऑफ कार्बन हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 2015 से 19। तो 15 में कितना है टोटल का हमको देखना है, तो सारे जोड़ लेते हैं। ये देखिए 15 में निकालेंगे तो 1530 हो गया, फिर 2019 में निकालेंगे तो 2450 आ गया, फिर कार्बन की कुल वृद्धि देखेंगे तो 2450 में से 1530 घटाएंगे तो 920 बढ़ा है 41 से लेके 2015 से लेके 2019 में। तो परसेंटेज इंक्रीज जब निकालेंगे तो ये आ गया आंसर 60.13। तो जो सही आंसर है कौन सा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द कार्बन एमिशंस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये है एग्रीकल्चरल, एनुअल ग्रोथ क्या हो रही है 180 से 190, 200, 250, 300, इसी हिसाब से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए तो जिस हिसाब से बढ़ रही है वैसे सॉल्व करते चलेंगे। 15 से 16 में 5.55%, 16 से 17 में 5.26, 17 से 18 में 25%, 18 से 19 में 20%। तो जब क्या करेंगे, अब सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 डिकेड है तो 13.95 आ जाएगा। तो जो सही आंसर है 13.95, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं 98 में कह रहे हैं घरेलू सेक्टर में कुल कार्बन उत्सर्जन, मतलब घरेलू कौन सा है, डोमेस्टिक, कुल कार्बन उत्सर्जन का योगदान प्रतिशत में किस वर्ष न्यूनतम था। तो देख लीजिए 200, 210, 220, 250, 280। तो क्या है 2015 में ही 200 है, सबसे कम यही है, परसेंट में भी यही कम आएगा। तो इसलिए 2015 में ही जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कार्बन में वो सबसे कम है, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 99 नंबर में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, ये है इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री सेक्टर टू टोटल कार्बन एमिशंस इन द ईयर 2018। 18 में इंडस्ट्री का है, ये देखिए 500। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और ये हम 18 के ही जो और हैं सेक्टर्स इनको जोड़ लेंगे तो आ गया 2200। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए तो जो 22.72% आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ कार्बन एमिशंस फ्रॉम कॉमर्शियल सेक्टर ड्यूरिंग 2015 से 19। तो कॉमर्शियल सेक्टर ये वाला है, 15 में है 250, 19 में 420, घटा लीजिए इसको 170, 170 कितना है 250 का 68%। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमने पूरा ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया, और इसी तरीके के जो और भी टेस्ट हैं हम आपको देते रहेंगे। आपका जितना भी स्कोर अभी होता है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।